अगर आप एक पेंशनर है तो आपको पता होना चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में एग्जम्पशन सभी पेंशनर को दिया जाता है। एक सेक्शन है सेक्शन 194 P। ये सेक्शन कहता है कि अगर आपको पेंशन इनकम आ रही है, अगर आपको सेविंग अकाउंट में ब्याज की इनकम आ रही है, एफडी पर ब्याज की इनकम आ रही है और आप एक रेसिडेंट है, आप एक सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है और आपकी जितनी भी इनकम है वो एक बैंक में ही आ रही है, इसके अलावा कोई भी अदर बैंक आपके पास नहीं होनी चाहिए, कोई अदर इनकम आपके पास नहीं होनी चाहिए, जैसे बिजनेस प्रोफेशन हो गया, कैपिटल गेन की इनकम नहीं होनी चाहिए या कोई अन्य इनकम पेंशन और ब्याज के अलावा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ऐसी कंडीशनें हैं तो इस केस में आपको एक फॉर्म जमा करना होता है, फॉर्म 12BBA, जो अब 1 अप्रैल से 125 फॉर्म हो चुका है। इस फॉर्म को आप अगर जमा करते हैं तो उस साल के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होता है, क्योंकि जो भी बैंक है, स्पेसिफाइड बैंक जहां पर ये फॉर्म आप जमा करेंगे, अब उस बैंक की जिम्मेदारी होगी आपके रिटर्न या टैक्स जो है वो काटने की। आपकी टोटल इनकम, क्योंकि पेंशन और ब्याज की इनकम उसी बैंक में आ रही है, तो वो कैलकुलेट करने के बाद जो भी डिडक्शंस हैं, जो भी रिजीम आपको बतानी होगी, ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम में आप जाना चाहते हैं, ये ऑप्शन आपको बताना होगा फॉर्म के अंदर। जो भी रिबेट है उसको अलाउ करने के बाद आपका जो भी अगर टैक्स निकलता है, 12 लाख से ज्यादा इनकम होती है, तो उस केस में टैक्स काट के, टीडीएस काट के सरकार को जमा कर दिया जाता है। बैंक अपनी तरफ से ये सारा काम कर देती है, तो उस पेंशनर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको काम जो करना है वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही करना है, जिस साल की रिटर्न आप भरना चाहते हैं, क्योंकि अब 31 मार्च जा चुका है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 जा चुका है, तो अब आप पिछले साल के लिए ये फॉर्म नहीं जमा कर सकते। लेकिन इस साल के लिए आप चाहें तो बैंक में जाकर ये फॉर्म जमा कर सकते हैं जहां पर भी आपका खाता है। लेकिन अब कैसे यहां पर आपको एग्जम्पशन दिया जाता है, इस सेक्शन के अलावा भी आपको बेनिफिट यहां पर दिया गया है, उस बेनिफिट के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। इसके अलावा जो भी पेंशन है, कौन सी पेंशन इनकम आती है, कौन सा आईटीआर आपको भरना होता है, ड्यू डेट क्या होती है, न्यू रिजिम, ओल्ड रिजिम, प्रॉपर पूरी प्लानिंग के साथ आपको बताएंगे। अगर आप आईटीआर भरने जा रहे हैं तो पेंशनर को एग्जम्पशन जो दिया जा रहा है, अगर आप रिटर्न भरते हैं, मैंडेटरी अगर आप पर आता है, तो उस केस में क्या क्या कंडीशनें हैं, एग्जम्पशन के बारे में भी बताएंगे। ये एक एग्जम्पशन तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इसके टाइम पीरियड जा चुका है, अब आप फाइनेंशियल 25-26 के लिए आपको आईटीआर भरनी ही होगी। लेकिन आगे से आपको ध्यान रखना इन चीजों के बारे में। आईटीआर अगर आप भर रहे हैं तो एक पेंशनर के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का वीडियो बहुत ही जरूरी है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो दिए गए नीचे नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर, क्या आपकी पेंशन इनकम टैक्सेबल होती है? यस, पेंशन इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है और आपके सैलरी हेड में उसे दिखाना होता है। 3 तरह की पेंशन इनकम होती है, एक तो मंथली पेंशन मिलती है, एक लमसम, और तीसरे ये आपकी फैमिली पेंशन। मंथली कहेंगे हम अनकम्यूटेड, ये आपकी पूरी तरीके से टैक्सेबल रहेगी 100%, इस पर टैक्स आपको देना होगा जो भी स्लैब रेट आपका रहेगा। लमसम की बात करें यानी कम्यूटेड पेंशन रहती है, एक मुट्ठी पैसा आपको जो दिया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय है, वहां से अगर आपको पेंशन मिलती है तो पार्टली एग्जम्प्ट है। अच्छा, पार्टली क्यों है? ग्रेचुटी अगर आपको साथ में मिल रही है तो 33.33% का एग्जम्पशन मिलेगा। अगर आप ग्रेचुटी नहीं लेते हैं तो उस केस में 50% आपकी पेंशन एग्जम्प्ट हो जाएगी। मान लीजिए 5 लाख है तो 2.5 लाख एग्जम्प्ट हो गई, बाकी का जो 2.5 लाख है उसको स्लैब पर टोटल इनकम में इंक्लूड करके टैक्स किया जाएगा। तो बाकी रिमेनिंग की जो पेंशन होगी वो आपकी टैक्सेबल होगी अंडर सैलरी हेड। फैमिली पेंशन जो आपको दिखानी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यहां पर भी ध्यान रखिएगा, 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन या फिर 15,000 अगर आप ओल्ड रिजिम में जाते हैं, या फिर 25,000
न्यू रिजिम में जाते हैं इन दोनों का कंपैरिजन होगा और जो भी लोअर अमाउंट होगा 15,000 या 25,000 लोअर अमाउंट है उससे कम अगर हुआ तो उतना एग्जम्पशन आपको दे दिया जाएगा। मान लीजिए 1 लाख रुपया है तो 1/3 हो गया आपका 33,333। अच्छा इस केस में 15,000 है तो 15,000 का ही मिलेगा, 25,000 है तो 25,000 का मिलेगा, पूरा आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है, कब आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरनी है, एग्जम्पशन कब आपको मिलता है, जिसके लिए आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जाननी होती है। जिन लोगों की एज 60 से कम है, नॉन सीनियर पेंशनर है, तो उन लोगों के लिए 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ओल्ड रिजिम में। अच्छा अगर न्यू रिजिम की बात करें तो सभी के लिए कोई भी एज ग्रुप क्यों ना हो 4 लाख की आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। अगर आप सीनियर सिटीजन है, 60 से लेकर 79 की एज है, तो उस केस में 3 लाख की आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होगी और 80 से ज्यादा है, सुपर सीनियर सिटीजन है, पेंशनर है, तो उस केस में 5 लाख की लिमिट है। इससे इनकम अगर आपकी कम हुई, टोटल इनकम ध्यान रखिएगा जिसमें आपकी पेंशन और भी बहुत सारी इनकम आ जाती है, तो आपको ना ही कोई टैक्स लगेगा और ना ही कोई इनकम टैक्स रिटर्न आपको यहां पर भरना है। तो ये एग्जम्पशन लिमिट दी गई है जहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी नहीं होता, आप चाहें तो वॉलंटरली फाइल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं मैंडेटरी कंडीशन के बारे में, जहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन एटीसी एटीयू और कैपिटल गेन के एग्जम्पशन अगर है, अगर आप ये क्लेम करते हैं तो इनको कंसिडर आपको नहीं करना है। इनको कंसिडर किए बिना अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 4 लाख से क्रॉस कर गई, या जो भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ओल्ड रिजिम में 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो आपको आईटीआर फाइल करना है। एग्जाम्पल के तौर पर एटीसी का है 1.5 लाख का डिडक्शन और एटीडी का है 50,000 का डिडक्शन, टोटल 2 लाख का डिडक्शन हो गया, 5 लाख की इनकम है, तो 5 लाख माइनस 2 लाख यानी 3 लाख की नेट इनकम आई। तो यहां पर नेट इनकम नहीं देखना है, टोटल इनकम आपकी 5 लाख है उसके बेसिस पर देखना है, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा है, ओल्ड रिजिम में, सीनियर सिटीजन है, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। अच्छा अब मैं जो कंडीशन आपको बताने जा रहा हूं जहां पर इनकम लेवल देखना ही नहीं है, जीरो इनकम भी है तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ सकती है। कई लोग गलतियां करते हैं, ट्रांजैक्शन कर लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता, आईटीआर फाइल नहीं करते, जब बाद में नोटिस आती है तब उन्हें पछताना पड़ सकता है। आपने 1 करोड़ से ज्यादा करंट अकाउंट के अंदर अगर ट्रांजैक्शन किया है तो आईटीआर आप जरूर फाइल करें, मैंडेटरी है, यहां पर सरकार ने साफ कहा है आपको आईटीआर फाइल करनी ही पड़ेगी। 50 लाख से ज्यादा सेविंग अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन अगर करते हैं, या फिर आपने 2 लाख से ज्यादा फॉरेन ट्रैवल किया है, अपने बच्चों को, खुद को, किसी भी रिलेटिव्स को भेजा है, 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया है, टीडीएस या टीसीएस 25,000 से ज्यादा कटा है या कलेक्ट हुआ है, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 की लिमिट है, फॉरेन में बैंक अकाउंट है, प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है, साइनिंग अथॉरिटी है आप, या आपकी बिजनेस सेल 60 लाख से ज्यादा है या प्रोफेशनल रिसिप्ट 10 लाख से ज्यादा है, आपका कोई भी रिफंड क्लेम करना बाकी है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस क्लेम करना चाहते हैं, बिजनेस लॉस है या कैपिटल लॉस है, या कैपिटल गेन की इनकम हो रही है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, क्रिप्टो एसेट। ध्यान रखिएगा इन सभी ट्रांजैक्शन में आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी है। इनकम लेवल जो हमने आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बताई है उसको कंसीडर आपको नहीं करना है। यहां पर अगला पॉइंट जो है जिसमें हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर आपके हो रहे हैं और लिमिट से ज्यादा है और वो आपके एआईएस टीआईएस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, भले ही आपकी इनकम 4 लाख से अंदर भी क्यों ना है, जीरो इनकम भी क्यों ना है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी इनकम क्यों ना है, आईटीआर आप जरूर फाइल करें। ये रिकमेंडेशन है, यहां पर आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए, नहीं फाइल करेंगे जब नोटिस आएगी तब आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आप सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर देते हैं 10 लाख से ज्यादा, अगर आपके पास पैन कार्ड है, और 5 लाख से ज्यादा जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, या फिर आपने करंट अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट या विड्रॉल किया है 50 लाख 50 लाख, दोनों ही केस में 50 लाख। अच्छा सेविंग अकाउंट में विड्रॉल के लिए कोई लिमिट नहीं दी गई है। फिक्स एसेट, फिक्स डिपॉजिट अगर आप करते हैं, कैश में कर रहे हैं, ऑनलाइन से कर रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा आईटीआर जरूर फाइल करें। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख से ज्यादा कैश में, और ऑनलाइन की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा, बैंक है, यूपीआई हो गया। इमूवेबल प्रॉपर्टी कैश या ऑनलाइन आपने 45 लाख से ज्यादा बाई करी है, सेल करी है, गिफ्ट करा है। स्टैम्प पेपर अगर आप खरीद रहे हैं 2 लाख से ज्यादा पैन वालों के केस में, और 1 लाख से ज्यादा नॉन पैन के केस में। इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करें 5 लाख से ज्यादा पैन के केस में, और 2.5 लाख से ज्यादा अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है। शेयर बायबैक, बॉन्ड, डिबेंचर सभी के लिए 10-10 लाख की लिमिट है। और गुड्स और सर्विस अगर आप कोई भी कैश में करते हैं 2 लाख से ज्यादा, तो इस केस में, यहां पर इन सभी केस में आपकी जो रिपोर्टिंग है
वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करी जाएगी, AISTS के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। अगर AISTS के अंदर आ गया तो उस केस में आपकी नोटिस आ सकती है। अगर आपने रिटर्न नहीं भरा, इनकम अगर आपने कम दिखाई है तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। अब आ जाते हैं टैक्स रेट, समझ लीजिए ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम की। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, पहले 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स आपको नहीं लगना है, चाहे ओल्ड रिजिम हो चाहे न्यू रिजिम हो। फिर 2.5 लाख से 3 लाख तक आपको सिर्फ यहां पर बिलो 60 ओल्ड रिजिम वालों में टैक्स लगेगा 5%, बाकी किसी में नहीं लगेगा। 3 लाख से 4 लाख के केस में यहां पर 60 से कम है और 60 से ज्यादा है तभी टैक्स आपको लगना है, वो भी ओल्ड रिजिम में। न्यू रिजिम में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, 4 लाख से ऊपर आते ही आपको न्यू रिजिम में टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी यहां पर देख सकते हैं 80 से ज्यादा है, इसमें कोई भी टैक्स आपको नहीं लग रहा है। बाकी तो ये टैक्स आपका लगता पहले से ही आ रहा था 5% ऊपर से। अच्छा, 5 लाख से 8 लाख के बीच में है तो इस केस में ध्यान रखिएगा 5 से 8, 8 से 10, 5 से 10 के बीच में है तो आपको 20% लगेगा, चाहे आप ओल्ड रिजिम में हो, कोई भी एज कैटेगरी क्यों ना हो। लेकिन न्यू रिजिम में रिलैक्सेशन मिल जाता है। 5 से आप 8 की बात करें तो आपको 5% और 8 लाख से 10 लाख की बात करें तो 10% टैक्स लगेगा। अच्छा, 10 लाख से 12 लाख की बात करें तो 30%। अच्छा, ये देखिए यहां पर आपको 30%, 10 लाख से ऊपर जैसे ही क्रॉस होता है आपको 30% लगना स्टार्ट हो जाएगा ओल्ड रिजिम में। न्यू रिजिम में आपको फायदा मिलता है 10% लगेगा। फिर 12 लाख से 16 लाख पर आपको 15%, 16 लाख से 20 लाख पर 20% और 20 लाख से 24 लाख पर 25%। फिर 24 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम गई तब जाके आपको 30% टैक्स रेट लगता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता दूं, न्यू रिजिम के अंदर हमने यहां पर इनकम लिखी है 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख करके 30 लाख तक इनकम लिखी है। अच्छा, इसमें हमने टैक्स रेट निकाल दिया। ये जो टैक्स रेट निकाला है ये स्टैंडर्ड डिडक्शन कम करने के बाद निकाला है दोनों ही केस में। अब मान लीजिए यहां पर 17 लाख की आपकी इनकम है, 1,30,000 आपको टैक्स बनेगा न्यू रिजिम में, लेकिन वहीं पर 3,19,800 बनेगा आपका ओल्ड रिजिम में। अगर आप डिडक्शन में निवेश करते, इन्वेस्टमेंट करते, आपने 6,08,333 रुपए अगर डिडक्शन करें तो इस केस में आपका ये जो टैक्स है ये बराबर होके आ जाएगा 1,30,000 रुपए, यानी आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर ये सभी ब्रेक इवन डिडक्शन है। अगर इतने डिडक्शन अगर आप इन इनकम पर करते हैं तो आपका ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों का टैक्स मैच हो जाएगा। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, इस डिडक्शन से ज्यादा, मान लीजिए 6.5 लाख रुपए आप करते हैं तो आपको ओल्ड रिजिम बेटर रहेगी। इन डिडक्शन से कम के डिडक्शन अगर आपके पास है तो आपको न्यू रिजिम में जाना है। तो एक बार आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं कि ये डिडक्शन लेवल है। जैसे कि मान लीजिए 22 लाख है तो 2,40,500 का टैक्स आया, यहां पर 4,75,000 का आया। अगर आपके पास 7,54,000 के डिडक्शन है तो उस केस में आपका दोनों टैक्स बराबर होगा, यानी ओल्ड में भी आपका इतना ही आ जाएगा। अच्छा, इससे ज्यादा अगर आपका डिडक्शन हुआ, 8 लाख हुआ, ज्यादा हुआ, तो उस केस में ओल्ड रिजिम आपके लिए बेटर होगी। लेकिन इससे कम अगर डिडक्शन हुआ तो आपको न्यू रिजिम में जाना है। तो यहां पर आप आसानी से जो है वो डिसीजन जो है वो ले सकते हैं कि आपको ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है, जिसके लिए प्रॉपर चार्ट जो है वो हमने बना दिया है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कौन से डिडक्शन आपको ओल्ड में या न्यू में मिलते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ओल्ड में 50,000, न्यू में 75,000 मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस ओल्ड रिजिम में मिलेगा, न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा। लिव ट्रैवल अलाउंस आपको ओल्ड रिजिम में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। 80C का 1.5 लाख का, चाहे पीपीएफ हो, ईपीएफ हो, ईएलएसएस हो, एलआईसी हो, एनएससी हो, ट्यूशन फीस हो, आपको सिर्फ ओल्ड रिजिम में मिलेगा, न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा। अच्छा, 80CCC, 80CCD1, 80CCD1B, एनपीएस के अंदर पेंशन फंड हो गया एडिशनल, ये आपको 50,000 का बेनिफिट मिलता है। 80CCD2 ये आपको न्यू रिजिम में मिल जाएगा, यानी ओल्ड और न्यू में दो में मिलेगा। बाकी के जो 3 है ये आपको ओल्ड रिजिम में मिलेंगे, न्यू रिजिम में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अच्छा, मेडिक्लेम के, डिसेबिलिटी के या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ये ओल्ड रिजिम में मिलेगा, न्यू रिजिम में आपको नहीं मिलेगा। एजुकेशन लोन करवाते हैं 80 ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। अच्छा, डोनेशन की बात करें ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। अच्छा, 80TT, 80TTB सेविंग अकाउंट हो गया, एफडी इंटरेस्ट हो गया, ओल्ड में मिल जाएगा 10,000, 50,000, न्यू में आपको नहीं मिलेगा। होम लोन इंटरेस्ट की बात करें, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर आपकी है, ओल्ड रिजिम में मिलेगा, न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा। ओल्ड में आपको 2 लाख रुपए तक का मिल जाता है। अच्छा, लेट आउट हुआ तो आपको होम लोन का ब्याज पूरा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, न्यू रिजिम के अंदर सेट ऑफ नहीं मिलेगा, लेकिन जितनी भी इनकम होगी रेंट से उतना पूरा आप खर्चा ले सकते हैं। ग्रेचुटी आपको ओल्ड में न्यू में दोनों मिल जाएगी। ग्रेचुटी हो गई, पेंशन हो गई, वीआरएस हो गया,
अच्छा, प्रोफेशनल टैक्स काटा जाता है, वो आपको ओल्ड रिजिम में मिलेगा, न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है ओल्ड या न्यू सिलेक्ट करते वक्त, डिडक्शन कौन से आपको अलाउ किए जाते हैं। रिबेट 87 है, ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम है। 12,500 ओल्ड रिजिम में मिल जाएगा, न्यू रिजिम में 60,000 का मिलेगा। 5 लाख तक की इनकम होनी चाहिए, यहाँ पर आपकी 12 लाख तक की इनकम होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपकी स्पेशल इनकम हुई, कैपिटल गेन की इनकम हुई, विनिंग की इनकम हुई, इस केस में आपको रिबेट मिल जाएगा। अगर बैलेंस रिबेट होगा 12,500 तक तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन न्यू रिजिम में आपको कोई भी रिबेट स्पेशल इनकम पर नहीं मिलेगा, सिर्फ नॉर्मल इनकम पर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं मार्जिनल रिलीफ, आपको न्यू रिजिम में मिलती है। 12 लाख तक पूरा 60,000 का टैक्स आपका माफ होता है। अच्छा, 12 लाख 5,000 पे 5,000 इनकम बढ़ी है, लेकिन टैक्स कितना आ गया? 61,500 रुपया। तो यहां पर 5,000 टैक्स देना है, बाकी का 56,500 की मार्जिनल रिलीफ आपको मिल जाती है। 12 लाख 10,000 है, 10,000 की इनकम बढ़ी है तो सिर्फ 10,000 टैक्स देना है। टोटल टैक्स आपका 63,000 आया तो 53,000 की मार्जिनल रिलीफ आपको मिल जाएगी। 12 लाख 50,000 है, 50,000 की इनकम बढ़ी है, 75,000 का टैक्स आपका आ गया है तो 50,000 ही सिर्फ टैक्स आपको देना है सरकार को। 25,000 की रिबेट आपको मिल जाएगी। 13 लाख की इनकम वालों के लिए 1 लाख की यहां पर जो है इनकम बढ़ी है, लेकिन टैक्स कितना हुआ है? 90,000। टैक्स के सामने इनकम ज्यादा है तो इनकम आप थोड़ी इतना टैक्स देंगे 1 लाख रुपया, तो इस केस में 90,000 रुपए टैक्स देंगे, कोई मार्जिनल रिलीफ आपको नहीं मिलेगी। तो मार्जिनल रिलीफ कब मिलेगी? जब आपकी इनकम जो है वो ज्यादा है और टैक्स कम है, तो उस केस में आपको डिफरेंस का मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। यानी जितनी इनकम बढ़ी उतना ही टैक्स मुझे सरकार को देना है। अब बात करते हैं ITR 1, 2, 3, 4 कौन सा ITR फॉर्म में कौन सी इनकम आती है। तो यहाँ पर ITR 1 जो है वो रेसिडेंट फाइल कर सकता है और ITR 4 रेसिडेंट फाइल करेंगे। बाकी ITR 2, ITR 3 जो है वो नॉन रेसिडेंट भी फाइल कर सकते हैं। सभी इंडिविजुअल के लिए फॉर्म है, यानी पेंशनर के लिए रहेंगे। अच्छा, ध्यान रखें ITR 1 के अंदर और ITR 4 के अंदर टोटल इनकम आपकी 50 लाख के अंदर होनी चाहिए। 50 लाख से ज्यादा हुआ तो ITR 2, ITR 3 फिर आपके लिए एप्लीकेबल होगी। सैलरी और पेंशन की बात करें तो सभी में आप सैलरी पेंशन इनकम दिखा सकते हैं। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी में ध्यान रखिएगा, दो हाउस प्रॉपर्टी आप ITR 1 और ITR 4 के अंदर अब आप दिखा सकते हैं। ITR 2 और 3 के अंदर 2 से ज्यादा भी है तो भी आप दिखा पाएंगे। अदर सोर्स की बात करें तो सभी में, चाहे आपकी ब्याज की इनकम हो, डिविडेंड की इनकम हो, सेविंग का ब्याज हो, FD का ब्याज हो, आप दिखा सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम की बात करें तो 5,000 तक आप ITR 1, ITR 4 के अंदर दिखाएंगे, उससे ज्यादा है तो ITR 2, ITR 3 रहता है। कैपिटल गेन ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 ITR 1 और ITR 4 में रहेगा। बाकी ITR 2, ITR 3 में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सब आप दिखा सकते हैं। फॉरेन एसेट्स इनकम के लिए आपके लिए ITR 2, ITR 3 ही रहने वाला है। डायरेक्टर है तो इसके लिए भी ITR 2, ITR 3 रहेगा। बिजनेस प्रोफेशन में ध्यान रखिएगा, ITR 3 आपके लिए रहेगा रेगुलर इनकम वालों के लिए, रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए। अगर आप 44 AD में जाते हैं, प्रिजम्पटिव में जाते हैं तो ITR 4 रहेगा। प्रिजम्पटिव बिजनेस वालों के लिए ध्यान रखिएगा ITR 4 है हमारा। अच्छा, अनलिस्टेड शेयर है तो उसके लिए ITR 2, ITR 3 आपके लिए रहने वाला, ITR 1, ITR 4 नहीं होगा। अब आ जाते हैं कौन से हेड में कौन सी इनकम जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रेगुलर पेंशन है तो वो सैलरी में जाएगा, टैक्सेबल होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा। कम्यूटेड पेंशन अगर आपको मिल रही है, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट है, ध्यान रखिएगा ये आपके लिए एग्जेम्प्ट होती है, ये भी आपके जो है वो एग्जेम्प्ट पोर्शन में जाएगा सैलरी के अंदर। फैमिली पेंशन जो है वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डालना है, वहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 15,000 25,000 का डिडक्शन आपको मिल जाता है। सेविंग अकाउंट का अगर आपको ब्याज आ रहा है तो ध्यान रखिएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाना है, 50,000 का ATTB का डिडक्शन आपको मिल जाता है। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट अगर आपको आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ATTB का डिडक्शन ले लेंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट मिल रहा है, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यहां पर भी आपको ATTB का डिडक्शन मिल जाएगा। PPF इंटरेस्ट आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है, ये एग्जेम्प्ट इनकम में चला जाएगा। पोस्ट ऑफिस MIS ये टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। डिविडेंड इनकम शेयर से, म्यूचुअल फंड से है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा, टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। रेंट इनकम है वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्लैट आपको मिल जाता है। अच्छा, होम लोन इंटरेस्ट है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा और डिडक्शन आपको 2 लाख रुपए तक का मिल जाता है ओल्ड रिजिम में, न्यू रिजिम में कुछ भी नहीं मिलेगा। कैपिटल गेन की बात करें, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी अगर है, कैपिटल गेन के अंदर ही जाएगा, चाहे लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म के हिसाब से, जो भी 12.5% है विदाउट इंडेक्सेशन, 20% विद इंडेक्सेशन, या फिर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में। एरियर ऑफ पेंशन है, ये सैलरी में जाएगा और रिलीफ आपको 89 की मिल जाती है। ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट सैलरी में जाएगा, ये एग्जेम्प्ट होती है 20 से 25 लाख रुपए की। लीव एनकैशमेंट भी आपको सैलरी में डालना है और ये भी पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 25 लाख तक एग्जेम्पशन मिल जाता है।
LIC NPS एन्युटी मिल रही है तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ये आपकी टैक्सेबल होगी। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट रहती है, ये सिर्फ रेट पर्पस के लिए एग्रीकल्चर इनकम डाली जाती है। अच्छा, बिजनेस कंसल्टेंसी है तो ये आपको ITR 3 ITR 4 के अंदर दिखाना है, बिजनेस और प्रोफेशन इनकम में। अब इंपॉर्टेंट है कि कब ITR ड्यू डेट आपकी रहती है, ये इस बार आपको ध्यान रखना है। अगर आप इंडिविजुअल है, सैलरीड पेंशनर है, ITR 1 ITR 2 है तो उसके इसमें 31 जुलाई आपके लिए डेट होगी। यहां पर आपकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके बिजनेस इनकम है लेकिन ऑडिट में नहीं है तो ITR 3 ITR 4 है, उसके लिए ड्यू डेट है आपकी 31 अगस्त 2026 है। ध्यान रखिएगा, ये एक्सटेंडेड ड्यू डेट है जो बिजनेस प्रोफेशन वालों के लिए जिनकी कोई भी ऑडिट नहीं करनी है। अच्छा, अगर आप टैक्स ऑडिट में आते हैं ITR 3 ITR 5 ITR 6 तो इस केस में 31 अक्टूबर रहेगी। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, आपका टर्नओवर जो वो 1 करोड़ से ऊपर होता है उन लोगों के लिए रहता है। ट्रांसफर प्राइसिंग वालों के लिए ITR 3 ITR 6 है, 30 नवंबर 2026 रहता है। इंटरनेशनल स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन वालों के लिए बिलेटेड ITR हो गया, रिवाइज ITR है, इसके लिए 31 दिसंबर 2026 है। लेट फीस आपको बिलेटेड ITR में लगती है। लेकिन बात करें रिवाइज रिटर्न जो है, इस बार आप 31 मार्च 2027 तक भर पाएंगे। जनवरी फरवरी मार्च इन 3 महीने में अगर आप भरते हैं तो लेट फीस आपसे चार्ज करी जाएगी। जो लेट फीस है वो 1000 या 5000 की रहती है। 5 लाख से इनकम कम है तो 1000, 5 लाख से ज्यादा है तो उस केस में 5000 की लेट फीस देंगे। अपडेटेड रिटर्न आप 31 मार्च 2031 तक भर पाएंगे क्योंकि 48 मंथ्स का आपको टाइम पीरियड मिलता है। यानी अगर आपने रिटर्न भरी है, नहीं भी भरी है तो अपडेटेड रिटर्न आप भर सकते हैं। उसमें आपको 70 से 75% एडिशनल टैक्स सरकार को देना होता है, साथ में ब्याज हो गया ये देना होता है, इसमें आप पेनल्टी से बच जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक पेंशनर है तो आपको ये पता होना चाहिए कब आपकी ITR एग्जेम्प्टेड है। इसके अलावा कई सारी चीजें होती है, आपको कौन सा ITR भरना है, क्या इनकम होती है, सारी डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में हमने कवर करी है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।